पूछा गया आपसे विस्तृत उत्तर ये, यानी कि बड़े बड़े क्वेश्चन जो कि 10 मार्क्स से होंगे। तो अब हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सारे के सारे 10 मार्क्स के हैं। तो हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध का अर्थ जो है पूर्व अनुमान लगाना और योजना बनाना है, संगठन करना है और आदेश देना है, समन्वय करना है और नियंत्रण करना है। इस कथन की व्याख्या करनी है। तो फेल के अनुसार जो है प्रबंध का अर्थ पूर्व अनुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, आदेश देना, समन्वय करना और नियंत्रण रखना है। इसकी जानकारी जो है 1916 में फेल ने अपनी एक बहुत बड़ी किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है औद्योगिक और सामान्य प्रशासन नामक पुस्तक प्रकाशन की थी या प्रकाशित की थी। इसमें उन्होंने 5 प्रबंध कार्यों को जो है प्रबंधक के लिए अनिवार्य बताया था, जिनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले पूर्व अनुमान लगाना या योजना बनाना। तो यहाँ पर हमने बताया है कि आप जो भी संबंध, मतलब जब भी आप प्रबंध करते हैं तो आपको हमेशा जो है पूर्व अनुमान लगाना जो है आपका पहला कार्य होता है। पूर्व अनुमान लगाना या योजना बनाना जो संगठन यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, उसके भविष्य की भविष्यवाणी करने और आवश्यक उपायों को निर्धारित करने के लिए आवश्यक माना जाता है। और फ्योल का मानना था कि पूर्व अनुमान लगाना या योजना बनाना जो है प्रबंध के लिए सबसे कठिन और महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, क्योंकि आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं लेकिन वो सत्य होगा या नहीं होगा आप नहीं जान सकते। यहाँ पर बहुत सारे आप बिग बॉस वगैरह सब कुछ देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारे प्रिडिक्टर भी आए हैं। मैं भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हर चीज का नॉलेज रखता हूँ। तो मैंने देखा है कि देखो, प्रिडिक्ट करने वाला 100% श्योर होगा ये बिल्कुल फिक्स नहीं है। आपने भविष्यवाणी कर दी, वो 100% श्योर हो वो नहीं हो सकता। फिर बाद में क्या बोलेगा, अरे मैंने ये थोड़ी बोला था, मैंने तो वो बोला था। तो यहाँ पर देखो वो चीज नहीं होती। यहाँ पे मैंने बोला नहीं बोला, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि संगठन को सक्रिय इसमें जो है इसको सही करने के लिए पूरे संगठन, जितने भी कर्मचारी, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज हैं, उनको सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। हेनरी फ्योल के अनुसार एक आदर्श योजना में जो है उद्देश्य पूर्णता, निरंतरता, देखिए ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट लाइन है, उद्देश्य पूर्णता, निरंतरता, लचीलापन और सटीकता होनी आवश्यक है। ठीक है। साथ ही साथ दूसरा जो इसके बाद में इन्होंने पॉइंट बताया था कि आदेश देना, फिर समन्वय करना, नियंत्रण करना, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो संगठन करना क्या है? संगठन जो है प्रबंध का दूसरा कार्य है। संगठन वह गतिविधि है जिसके द्वारा कंपनी वह सब कुछ प्राप्त कर लेती है जिसकी उसे अपने संचालन के लिए आवश्यकता होती है। जैसे कि उसको कच्चा माल चाहिए, उपकरण चाहिए, पूंजी चाहिए या श्रमिक चाहिए, इससे संगठन के द्वारा वो प्राप्त कर लेती है। फ्योल मानते हैं कि संगठन का स्वरूप जो है मुख्य रूप से कर्मचारियों की संख्याओं पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है? संख्याओं पर निर्भर करता है, क्योंकि जितने भी संख्या होगी उसको मैनेज करने के लिए, भाई 2 आदमी होंगे तो आप मैनेज कर लोगे, लेकिन 15 आदमी होंगे तो क्या बोलोगे, यार मैं अपना एक मित्र को बुला लेता हूँ, वो आपको शायद समझा पाएगा। ठीक है ना? तो हम इस तरह से जो है जितने भी संख्याएं बढ़ती हैं उसके हिसाब से हम उसको नियंत्रण करते हैं। वैसे वैसे संगठन में लोग के काम पर नियंत्रण जो है आवश्यकता बढ़ जाती है। जैसे जैसे कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों की संख्या बढ़ेगी और वैसे वैसे संगठन में लोगों को नियंत्रण करने की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। इस संबंध में फेयोल ने कहा था कि 10, 20, 30 श्रमिकों के प्रत्येक नए समूह को इसके नेतृत्व, यानी 10-20 श्रमिक है तो उसके नेतृत्व यानी कि उसका जो है लीडर कोई ना कोई होना चाहिए। एक फोरमैन हो सकता है, एक आपका सुपरवाइजर हो सकता है, आपका एक मैनेजर हो सकता है। तो इस तरह से उसकी आवश्यकता होती है। अगर स्वामी, मान लो कि मालिक 2-3 हैं, जैसे कि आपका होंडा थी, हीरो होंडा थी पहले, अब होंडा हो गई अलग और हीरो हो गई अलग। ऐसी मारुति सुजुकी है, अब मारुति हो जाएगी अलग, सुजुकी हो जाएगी अलग। तो इस तरह से जो है कभी भी जब स्वामी अलग मतलब 2-3 हो तो उसमें से कोई एक विशेष आदमी जो है उच्च पद पर होना चाहिए, जिसकी बातें सब कोई समझ पाए और सब कोई मान पाए। साथ ही साथ संगठन, जो भी संगठन होता है वो पिरामिड शैली पे होना चाहिए कि पूरा संगठन जो है उच्च स्तर तक कवर हो जाए, यानी कि नीचे सुपरवाइजर हो, उसके ऊपर मैनेजर हो, उसके ऊपर जनरल मैनेजर हो, उसके ऊपर जो है वाइस प्रेसिडेंट हो, उसके ऊपर जो है सुपर वाइस प्रेसिडेंट हो, उसके ऊपर डायरेक्टर हो, उसके बाद मैनेजर डायरेक्टर हो। तो इस तरह से क्या होना चाहिए, संगठन जो है पूरी तरह से सभी लोगों से घिरा होना चाहिए, जिसमें कि कोई भी आनाकानी करने लायक या फिर कोई भी छेड़छाड़ करने लायक ना बचे। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि संगठन का स्वरूप बहुत बेहतरीन होना चाहिए। इसके अलावा वो बोलते हैं आदेश, आदेश प्रबंध का तीसरा कार्य है। आदेश का उद्देश्य पूरे संगठन के हित में जो है श्रमिकों के प्रयास के लिए इष्टतम प्रभाव स्थापित करना। आदेश जो दे दिया भैया, इसको फॉलो करना है, चाहे, क्योंकि आदेश देने वाले की कंपनी है, आदेश देने वाले का ही संगठन है, आदेश देने वाले का ही दुकान है, चाहे उसका नुकसान हो या कुछ भी हो, लेकिन आदेश को मानना नीचे वाले लोगों का फर्ज है। तो यही उसने बताया था
तो आदेश आपको मानना होगा। ठीक है, तो स्थापित करना होता है। और प्रबंध की सफलता जो है व्यक्तिगत गुणों और प्रबंध के सिद्धांत, सामान्य सिद्धांतों के ज्ञान के संयोजन पर निर्भर करता है। साथ ही साथ फेयोल के अनुसार जो है एक प्रबंध को दिशा निर्देश यानी कोई भी काम देने के लिए, कंपनी के मुख्य प्राथमिकताओं पर जोर देने के लिए जो प्रमुख सहयोगी जो भी उस संस्था में काम करते हैं, जो लोग भी काम करते हैं, उनके साथ नियमित जो है मीटिंग यानी कि बैठकें करनी चाहिए। और बैठक में जो भी आदेश दिए जाते हैं उनको जो है समय पर पूरा करने के लिए जो है निर्देश होने चाहिए, और साथ ही साथ वो समय पे पूरा भी होना चाहिए। समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, हम क्या बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। समन्वय जो है प्रबंध का चौथा कार्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, और अंतिम कार्य तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। समन्वय का उद्देश्य क्या होता है? विभिन्न गतिविधि जो भी चल रहे हैं उसके बीच में जो है आपस में क्या तालमेल बैठाना चाहिए। जैसे हम कबड्डी खेलते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं तो हमारी क्या टीम होती है ना। अगर उसके बीच में सामंजस्य ना हो, मैं बोलूं कि मैं बॉलिंग कर रहा हूं और मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी बॉलिंग करी है और उसमें कैच निकला तो मेरे को क्या है, मेरा मैं जानता हूँ यार मेरा दोस्त है यानी कि मेरे टीम का आदमी है, वो जरूर कैच पकड़ लेगा, लेकिन वो खड़ा है वहां पे हाथ फैला के, हट कौन कैच पकड़ेगा यार, पढ़ने दे बॉल को, साला वो तो मेरा दुश्मन है। कुछ भी हम मतलब अपने मन में ये सब चीजें सोचते हैं, तो ये सब चीजें वहां पे नहीं आती। समन्वय बहुत ही यानी कोऑर्डिनेशन की बात हम जब करते हैं तो कोऑर्डिनेशन स्थापित होना चाहिए, तभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी घर या कोई भी परिवार चल सकता है। अगर आपस में मतभेद है तो सब कोई अरे भाड़ में जाए, तेरी कौन सुनता है? तूने समझा दिया, भाड़ में जा, इस कान से सुना उस कान से निकाल दे। ये सब चीजें चलती है, हर घर में चलती है और हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर फील्ड में, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, घर हो, परिवार हो, सदस्य हो, सब में चलता है। तो समन्वय अगर नहीं है तो वो घर बिखर जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन बिखर जाती है, वो फील्ड बिखर जाता है, वो मैच बिखर जाता है, हर चीज टूट जाता है, ध्यान रखना। तो अच्छा समन्वय कार्य को जो है क्या बनाता है? सुगम बनाता है। यानी हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन है तो हम हर चीज कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं, और जो है कामकाज को अधिक सफल बनाने के लिए जो है इसका सबसे ज्यादा महत्व होता है। ठीक है, ये सब चीज समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न, इसी में अगला जो पार्ट है नियंत्रण। नियंत्रण भी जो है आपका इसने बताया था कि आप नियंत्रण को अगर प्रभावी नहीं मानते हो तो नियंत्रण जो है इन सभी कामों को अगर नियंत्रित नहीं करते हो, मतलब आपने सब कुछ तो कर दिया, अगर नियंत्रित नहीं करते हो तो सब कुछ विफल हो जाएगा। या नियंत्रण मतलब आपका कंट्रोल होना चाहिए। तो नियंत्रण प्रबंध का पांचवा कार्य है, जो भी आपने योजनाएं बनाई हैं, सिद्धांत बनाए हैं या कार्य दूसरों को दिए हैं, संगठन में जितने भी चीजें हैं, अगर उसको सुनिश्चित करने के लिए आपके पास नियंत्रण नहीं है तो सब कुछ विफल हो जाएगा। यानी कि नियंत्रण का उद्देश्य जो है, आपने जो भी गलती की है या कर्मचारियों ने जो भी गलती की है, कमजोरी है, उनके बारे में पता लगाना, उनको बेअसर करने के लिए जो योजनाएं बनाना, वो सब कुछ जो है हम निर्धारित करते हैं ताकि ये भविष्य में कभी भी घटित ना हो सके। और फ्यूल लिखते हैं नियंत्रण सब कुछ प्रभावित करता है। तो यानी कि हम कहते हैं कि कंट्रोल, आपका कंट्रोल यानी आपके माँ बाप का कंट्रोल, आपके टीचर का कंट्रोल, चाहे कुछ भी, आप समझ सकते हैं इस बात को, जो मैंने आपको घर की बात बता दी है कि आपके माँ बाप का कंट्रोल या आपके अंदर आपके संस्था जिस स्कूल में जाते हैं आपके टीचर या प्रिंसिपल का कंट्रोल जो है सब कुछ निर्धारित करता है, आपके ऊपर सारा का सारा इफेक्ट डालता है। अगर उनका कंट्रोल ढीला है तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यानी कि नियंत्रण सब कुछ प्रभावित कर देता है, कंट्रोल सब कुछ प्रभावित कर देता है, चाहे उत्पाद हो, चाहे आप कोई चीज बनाते हो, वो भी प्रभावित हो जाएगा अगर आप इसके ऊपर नियंत्रण नहीं रखते हैं। साथ ही साथ जो लोग उसको बना रहे हैं वो भी प्रभावित हो जाएंगे। अरे छोड़ो, मैं कल 10 कप चाय बनाता था, आज मैंने लोगों को जो मैंने काम पे रखा उसके ऊपर छोड़ दिया, तो उसने क्या बनाया, अरे 10 कप बनाता है रोजीना, आज 9 कप बना देते हैं, 5 कप बना देते हैं, 10 कप बना देते हैं। इस तरह से चलता रहेगा। और संगठन, जिस दुकान या जिस ऑर्गेनाइजेशन को आपने स्थापित किया वो तो पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। तो नियंत्रण सबसे अंतिम है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, सभी लोगों का निचोड़। यानी कि जितने भी हमने चीज पढ़ी है उसमें से पांचवा नियंत्रण है ना, अगर ये नहीं है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए फ्योल ने लिखा है कि नियंत्रण सब कुछ प्रभावित करता है, चाहे वो उत्पादन हो, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो यानी कि संगठन हो। तो फ्योल का मानना है कि नियंत्रण केवल प्रबंध की जिम्मेदारी ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रत्येक स्तर द्वारा इसका निपटाया जाना आवश्यक है। यानी हर स्तर के आदमी को जो है सोचना चाहिए कि मेरा कंट्रोल जो है खराब ना हो, खाली ना हो। अथवा पाठ की बात करते हैं, 10 नंबर का फिर से प्रश्न, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की बात करते हैं। इसमें बोला गया है कि भाई टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांतों की व्याख्या करो। कुछ भी नहीं है, टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध क्या है? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। तो देखो, प्रबंध की कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने के लिए टेलर ने प्रबंध द्वारा अपनाए जाने वाले सिद्धांतों को प्रस्तुत किए।
जिन्हें वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत कहा जाता है, जो निम्नलिखित है। और टेलर ने जो है ना, इस सिद्धांत को ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही लिख दिया। टेलर जिस कंपनी में, आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा, या फिर जो भी आपने नहीं सुना, अनसुनी कहानी की बताना चाहूंगा कि टेलर जो इस कंपनी में काम करते थे, टेलर तो जन्मजात टेलर नहीं थे ना, टेलर बनने में उनको समय लगा, उनका बुढ़ापा निकल गया। आपने फोटो तो बुढ़ापे की देखी, जवानी की या बचपन की तो देखी नहीं, टेलर कैसे हैं। टेलर की आपने फोटो कैसे देखी है? बुढ़ापे की। तो उन्होंने अपना सारा जीवन जो है इस प्रबंध के ऊपर निकाला, और उन्होंने प्रबंध का जो निष्कर्ष निकाला अपने जीवन में अपनाया। और मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि उन्होंने जिस कंपनी में काम किया था, वहां पर इन्होंने जो प्रबंध के सिद्धांत स्थापित किए, ये सिद्धांत जो भी आप पढ़ने वाले हैं, इसको जब स्थापित किए तो आपको पता है उस कंपनी का मुनाफा उसी 10 रुपए में, जो पहले वो काम करते थे जब ये सिद्धांत नहीं उन्होंने अपनाए थे, यानी कि उन्होंने नहीं दिए थे, तब ये 10 रुपए में जो भी उत्पादन होता था, मान लो कि 10 रुपए में हम 10 रोटी बनाते थे, जब इन्होंने इस सिद्धांतों को लागू किया तो उसी 10 रुपए में 30 रोटी बनी, यानी कि 3 गुना उपलब्धि हासिल करी उसी कंपनी ने, उसी पैसे में, और उसी श्रमिकों के हिसाब से जो है उन्होंने 3 गुना उपलब्धि हासिल करी। मतलब प्रॉफिट जो है 3 गुना बना दिया इन्होंने, केवल सिद्धांत के हिसाब से। पैसे नहीं लगाए, मशीन नहीं बढ़ाई, श्रमिक नहीं बनाई, केवल क्या बनाया? अपना सिद्धांत बनाया, और उस सिद्धांत को स्थापित किया, लागू करवाया, जबरदस्ती लागू करवाया, चाहे कैसी भी लागू करवाया, लेकिन इस सिद्धांतों की वजह से जो है कंपनी ने 3 गुना मुनाफा करवाया और करा भी। और वहीं से टेलर का नाम प्रचलित हुआ और टेलर को दुनिया जानने लग गई। तो यहाँ पर होता है इसका आरंभ कि टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध क्या है। तो पहला, टेलर जो बोलते हैं वैज्ञानिक प्रबंधों में कि विज्ञान जो है ना, विज्ञान है ना कि अंगूठे का नियम है। विज्ञान जो विज्ञान है वो अंगूठे का नियम नहीं है, यानी कि प्रत्येक कार्य जो है वैज्ञानिक विधि से किया जाना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि भैया रात को नाखून मत काटो। क्यों नहीं काटो भैया? किस लिए नहीं काटो? आपको पता है नाखून क्यों नहीं काटते हैं? रीजन क्या है कि पहले के जमाने में लाइट नहीं होती थी, तो उस समय सोचा जाता था कि यार नाखून काटते समय कहीं ना कहीं हाथ ना कट जाएगी। उस समय नेल कटर नहीं होता था, उस समय लोग बाग ब्लेड व्लेड से या पता नहीं किस तीखी अपने जो पत्थर है उससे काटते थे, तो आपके हाथ में चोट ना लग जाए, इस वजह से जो है नाखून नहीं काटे जाते थे। इसका वैज्ञानिक जो है कोई भी औचित्य नहीं है कि रात को नाखून मत काटो, कल के दिन आपका घाटा हो जाएगा, कल के दिन नौकरी छूट जाएगी, कल के दिन एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम जो चीजें मान्यताओं में मानते आए हैं उसमें उन्होंने बताया कि भैया जो है विज्ञान विज्ञान है, उसको अंगूठे की तरह के अंगूठे वाला अंगूठा छाप नियम नहीं मानना है। यानी कि अनुभव द्वारा जो आपने सीखा है, ठीक है, उसको अपनाइए। परंपरा क्या कहती है उसको भूल जाइए, ठीक है ना। तो गलती करो लेकिन उसको सुधारना भी जो है आपका काम है। तो ये पहले बात में कहा। उसके बाद सामंजस्य ना कि संघर्ष। देखो हम कोई चीज लड़ते लड़ते ना बोलते हैं यार ये अब नहीं होगा, ये नहीं, आपको अगर एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना तालमेल बैठाना पड़ेगा। और तालमेल जब ही बैठेगा जब आप उस किताब से या फिर उस दिनचर्या से दोस्ती कर लोगे। तो वही चीज यहाँ पे उन्होंने टेलर ने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक जो है संगठन के बारे में बताया था। ठीक है, आप इसको पढ़ोगे एकदम, इतने आपने इतने सारे क्वेश्चन देखे, आपको समझ में सारा कुछ आया ना। तो यहाँ पर अभी अंतिम जो क्वेश्चन हैं ये भी आपको पूर्ण रूप से समझ में आएंगे। जहां जहां जरूरत होगी मैं टोकता रहूंगा, बताता रहूंगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो आप सबसे बड़ी गलती करोगे। मैं नहीं कहता सब्सक्राइब करके बैठो यार, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आपके लिए नुकसान होगा, बस इतना है रखे कि आपका नुकसान होगा, बाकी आपकी। मैं कभी नहीं बोलता किसी वीडियो में, आज इस वीडियो में बोल रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं बच्चे मेरे को कमेंट करते हैं कि सर ये वीडियो डालो वो वीडियो डालो। और ऑलरेडी जो वीडियो मैं 2 महीने पहले डाल चुका हूं, आप मुझे 2 महीने बाद में डिमांड कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है इसका मतलब आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है और आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन भी नहीं दबाई है, क्योंकि आप डिमांड कर रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, आप डिमांड कर रहे हो, इसका मतलब आपको पता ही नहीं कि चैनल पे अवेलेबल क्या है। और सबसे बड़ी बात, मेरे चैनल पे आए हो तो अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आपने सबसे बड़ी गलती करी अपने एग्जाम्स के समय में, कि हमारी प्लेलिस्ट आपने विजिट नहीं करी, क्योंकि आपको वो सारी चीजें दे दी गई हैं जिनकी आपको आवश्यकता थी और जो एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए, समय समय पे आपको हर चीज बताते जाएंगे, और बीच बीच में जो लिंक आ रही है वो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक है, उसको आप जरूर देखते रहें। संयोग न कि व्यक्तिवाद। तो यहाँ पर जो है ना मैं हूं ऐसा नहीं होना चाहिए। संगठन को उस उद्देश्य को प्राप्त जब ही कर सकते हैं जब हम जो है सभी को लेकर के चलें। बोलते हैं ना अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इस तरह की बहुत सारी कहावतें हैं, यहाँ पर भी लिखा है हमने। तो उसी तरह से जो है वैज्ञानिक प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिकतम उत्पादन करना और न्यूनतम लागत लगाना, यानी कि कम से कम पैसे में सबसे ज्यादा उत्पादन करना। तो वो कब होगा? जब संयोग होगा। अगर मैं ही रहूंगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा भैया। मैं तो यार इसी मशीन को देखूंगा, मैं दूसरी मशीन पे कोई आदमी नहीं है तो उसको देखूंगा भी नहीं, फिर तो हो गया, वो मशीन तो बंदी रहेगी। और वो मशीन बंद रहेगी उसका मतलब उस पर उत्पादन जो होना था वो नहीं होगा। तो मैं नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं, इसका जो नेक्स्ट नियम था
उसने बोला था सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन। हम क्या सोचे थे कि यार 8 घंटे में मैं 4 रोटी या 10 रोटी खाता हूं, खाने की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर हम सोचें तो हम वो 4 रोटी को 10 रोटी भी बना सकते हैं खाने के लिए, और 10 रोटी को 4 रोटी बना सकते हैं खाने के लिए। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो है श्रमिक को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और श्रमिक को इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि उसको साबुन की तरह निचोड़ दो, कपड़े की तरह निचोड़ दो, धो दो। उस श्रमिक को आप जितना लाभ देंगे, जितना उसका ख्याल रखेंगे, जिसका आप देखभाल करेंगे, आपका संगठन उतना ही जो है मजबूत होगा। अगर मैं क्लास में आपको पूरी क्लास प्यार करे तो ऑटोमेटिकली आप चाहे कितना भी पढ़ना नहीं जानते हो, लेकिन आपको बोल दिया कि यार तू बहुत इंटेलिजेंट है और तू कर सकता है, अगर हर स्टूडेंट हर दिन आपको यही चीज बोलता रहे तो आप एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन क्या सोचेंगे, यार मेरे को हर कोई क्यों बोलता है कि यार मैं कर सकता हूँ, इसका मतलब मेरे अंदर तो काबिलियत है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो आप मेहनत करना शुरू कर दोगे, ऑटोमेटिकली आपका परिणाम जो है सुधर जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि जो है हम सीमित की जगह जो है हम अनलिमिटेड होने वाले हैं। तो यही है बात की जा रही कि जो चीज संभव हो सकता है वो करना ही करना है, श्रमिकों का भी देखभाल करना है और मालिकों का भी देखभाल करना है। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार अधिकतम दक्षता एवं समृद्धि तक विकास होना चाहिए। हर व्यक्ति, मतलब हम सोचे कि अरे ये लुल है, इसको क्या आता होगा, इसके अंदर कुछ गुण नहीं। अरे लुल तो तुम हो जो सोच रहे हो, हर कोई लुल नहीं होता, और हर इंसान जो पैदा होता है अपने गुणों के साथ पैदा होता है। चाहे वो लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, काना हो, बहरा हो, सबके अंदर गुण है, और जो उसके अंदर है वो आपके अंदर नहीं है। अगर आप ये समझ लेते हो तो आप वैज्ञानिक प्रबंध को समझ लोगे, टेलर को समझ लोगे। जो टेलर ने अपने जीवन में ये उपलब्धि हासिल करी है, इसने किसी की भेद भावनाओं से नहीं करी है, अपने अनुभव से हासिल करी है, अपने आप को एकजुट करने की कोशिश से करी है। तो आप भी ये कर सकते हैं, और सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई हैं, हर चीज आपको मैं बताता जा रहा हूं। तो इन सब तरह से आप जो है इस क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे, और टॉपर बनने से कोई रोक दे, माइकल लाल हो तो मुझे भी बता देना, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। हम जब भी सॉल्यूशन देंगे आपको बेहतरीन देंगे। अगला जो क्वेश्चन है, नियोजन के प्रकारों का वर्णन करना। नियोजन के प्रकार भाई बहुत सारे हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे होंगे। नियोजन जो है समय के आधार पर किया जाता है, नियोजन जो है स्तर के आधार पर किया जाता है, नियोजन जो है आंतरिक और बाहरी योजनाओं के आधार पर किया जाता है, और नियोजन जो है उपयोग के आधार पर भी किया जाता है। और इसी फिर समय के आधार पर नियोजन जो है अल्पकालीन और दीर्घकालीन होती है। इस तरह स्तर के आधार पर जो है ये आपका उच्च स्तर पे होती है, मध्यम स्तर पे होती है, और निम्न स्तर पे भी होती है। आंतरिक और बाहरी नियोजन जो हम बात कर लेंगे तीसरे पॉइंट में, ये दो ही होती हैं, एक आंतरिक होती है, एक बाहरी होती है। और चौथा जो है उपयोग के आधार पर, तो एक स्थायी या फिर बोल सकते हैं बार बार योजनाएं बनाने का उपयोग हो सकता है, या फिर एकल ही उपयोग योजना हो सकती है। तो ये मैंने चार्ट के द्वारा समझाया कि ये योजनाओं के प्रकार हैं। आप चाहें तो ये चार्ट बना देंगे तो ऑब्वियस सी बात है एग्जामिनर समझ जाएगा कि बंदे ने जो लिखा होगा वाकई में कमाल लिखा होगा। तो ध्यान रखना है कि ये चार्ट अगर आपको बनाना आता है तो बेहतरीन है, आप अपने आप में बेमिसाल हैं, और इस चार्ट को बना देंगे तो आपको पूरे मार्क्स वैसे ही मिल जाने हैं, क्योंकि ये चार्ट से समझ जाएगा कि बंदे ने लिखा तो जरूर होगा और सही लिखा होगा। तो हर चीज जो है यहाँ पे बताई जा रही है, इसको समझ लेना और सोच लेना। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, भागते जाओ, वीडियो 1 घंटे की बन रही है उसको 5 मिनट में खत्म कर दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बच्चे हर साल चेंज होते हैं। आप आज 12वीं में हो, कल पिछले साल वाले 12वीं में आएंगे, और कौन सा बच्चा कितना देखेगा हमें भी पता है। तो हर बच्चे के ऊपर अलग अलग उम्मीदें हैं, हर बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता, हम ये भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके हम जो है सबसे पहले हम बता देंगे समय के आधार पर। तो यहाँ पर समय के आधार पर हमने विस्तृत किया, जो मैंने आपको ऊपर डिटेल में बताया कि आपका अल्पकालीन योजना होती है और एक दूसरी होती है दीर्घकालीन। ठीक है, उसके बाद जो है प्रबंध के आधार पे होता है, और जो भी मैंने लैंग्वेज यहाँ पे लिखी है वो लैंग्वेज इतनी सरल है, इतनी स्पेशल है कि आपने एक बार अगर इस वीडियो को आराम से देखा, समझा और प्यार से सराहा, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपने बचपन के दिन याद नहीं किए होंगे आज आपको याद आ जाएगा कि हर चीज याद की जा सकती है, बस भरोसा और कामयाबी हमारे ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है न, दूसरा पार्ट है प्रबंध के स्तर पर, जो हम क्या कह सकते हैं, तो उच्च स्तरीय का होता है एक, दूसरा मध्य स्तरीय होता है, और साथ ही साथ निम्न स्तरीय भी योजनाएं होती हैं। तो ये योजनाएं हम प्रबंध के स्तर पर बता सकते हैं। एक एक लाइनों, दो दो लाइनों में आपको मैंने जितना ही चाहा है कि छोटा से छोटा करके दिखाने की कोशिश करूं, छोटे से छोटे चीजें बताने की करूं, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन जितना चाहूं छोटा ही लिखूंगा आपके लिए और
आपको याद करने के लिए। हर चीज जो है बेहतरीन लिखने की कोशिश की जा रही है। इकोनॉमिक्स आपको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करवाया गया है। बीएसटी आप देख रहे हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए आप कमेंट कर देना। बीएसटी के लिए मेरे पास लाखों कमेंट आए हैं। हर वीडियो, मैंने किसी भी बोर्ड का वीडियो डाला उस पर कमेंट आ रहा है कि सर मेरा बीएसटी करवा दीजिए। मैं एमपी का डाला मैंने वीडियो, तो बोल रहे हैं कि बीएसटी यूपी का करवा दीजिए। मतलब यूपी वालों ने बहुत ही ज्यादा मतलब मेरे को कमेंट किया, और मैं इस बात को विश्वास करता हूँ कि बच्चा जब कमेंट करता है तो शिक्षक जो है अपने आप को रोक नहीं पाता है और ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें दे देता है जिसकी उसकी आवश्यकता थी या जो बच्चों ने डिमांड करी है। तो समय के आधार पर हमने दो योजनाएं बताई, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। उसकी हिसाब से, प्रबंध के हिसाब से जो हमने बताई, तीन योजनाएं होती हैं, उच्च स्तरीय, मध्य और निम्न स्तरीय। उसके बाद आंतरिक और बाह्य योजनाएं होती हैं। तो आंतरिक योजना हमने बताई और साथ ही साथ बाहरी योजना बताई। ठीक है, ध्यान रखना इसमें जो है आपको अलग अलग नहीं करना, इसको हमको पैराग्राफ वाइज या फिर आप पॉइंट वाइज क और ख डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद उपयोग के आधार पर जो है स्थायी होता है और एक एकल उपयोग योजनाएं होती हैं। तो ये योजनाओं आप पढ़ोगे और आपको इतना मजा आने वाला इस पेपर के सॉल्यूशन को देख के। आपने सोचा था क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए यार, कैसे क्वेश्चन पूछे गए? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे पूछे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया है। घुमाता है ना एग्जामिनर, तभी मजा आता है। और एग्जामिनर घुमाता भी है और अच्छी तरह से घुमाता है, ताकि बच्चे जो है ना, देखो एग्जामिनर की हमेशा कोशिश होती है कि आपने जो नहीं पढ़ा है वो उसको देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनर आपका ध्यान रखता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। बस उसने जो समझाने की कोशिश करी उसको समझिए। इसका अथवा पाठ में दिया गया है, संगठन ढांचे के निर्माण के समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हो सकती है। तो संगठन ढांचे के निर्माण के समय सबसे पहले हम कार्य की पहचान एवं कार्य का विभाजन करते हैं। उसके बाद में विभागीकरण करते हैं, कर्तव्यों का जो भी कर्तव्य ड्यूटी है उसका अलॉटमेंट करते हैं और सूचनाएं प्रेषित करने के लिए संबंध स्थापित करते हैं। तो ये चार चीजें जो है इस टेबल में हम बता चुके हैं। ये चार्ट बना दोगे तो आपका आधा काम खत्म। इसके बाद एग्जामिनर समझ जाएगा कि बंदे ने चार्ट बनाया, इसका मतलब उसको सब कुछ पता है, सारा ज्ञान उसने ले रखा है। अब जो है इसको आप सबसे पहले कार्य की पहचान और विभाजन के बारे में बता देंगे, जो कि मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड में लिखा है। उसके बाद में विभागीकरण क्या होता है उसको भी मैंने, देखो जो मैं बोल रहा हूँ ना वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब उसको विस्तार से करता रहूं तो वीडियो बनेगी 5 घंटे की, कोई फायदा नहीं होगा। बेहतरीन होगा कि आप इन चीजों को याद करें, जहां पर जरूरत होगी वहां पर मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूं और हर चीज मैं आपको बताता रहूंगा। जहां पे डिटेल की आवश्यकता होगी वहां पे डिटेल में देता रहूंगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है। पहले वीडियो को पॉज करके देखिए कि पैराग्राफ लिखा क्या है। अगर पैराग्राफ आपको अच्छा लगता है तो फिर पीडीएफ डाउनलोड करने की कोशिश कीजिए, या फिर यहाँ पर जो वीडियो में दिखाया गया इसको लिखने की कोशिश कीजिए। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको परिणाम नहीं मिलेगा। ये जो है प्रबंध का सिद्धांत है, या फिर बोलते हैं योजना का सिद्धांत है। ठीक है, तो विभागीकरण हो जाएगा। उसके बाद में कर्तव्यों का आवंटन या निर्धारण करना पड़ता है। उसके बाद में सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। तो ये चारों पॉइंट को आप जो है डिटेल में समझा देंगे, और जो कि मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको एक एक लाइन जो है समझा दी है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न के अगले पार्ट पे। तो यहां पर जो है पूछा गया नियुक्तिकरण प्रक्रिया पर प्रकाश डालना। नियुक्तिकरण कैसे होता है भैया? तो सबसे पहले जो है नियुक्तिकरण यानी कि भर्ती। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होता है कर्मचारियों की मांग, भैया हमको किस कर्मचारी की आवश्यकता है। उसके बाद में भर्ती के स्रोतों की पहचान, तो भर्ती जो भी होती है वो कैसे होगी और किस तरह से वो जो है वहां तक पहुंचेंगे। साथ ही साथ जो है इच्छुक लोगों को आमंत्रण देना होता है कि भैया कौन कौन जो है इस भर्ती के लिए इच्छुक है, कौन कौन यहाँ पे काम करना चाहता है, उसकी क्या जो अनुभव है, साथ ही साथ वो क्या नौकरी की शर्तें प्राप्त करना चाहता है, क्या उसकी योग्यताएं हैं, क्या उसका अनुभव है, सब कुछ हम जो इसमें इच्छित लोगों को आमंत्रित करते हैं। उसके बाद में योग्य आवेदक जो भी अच्छे लोग हैं, क्योंकि हमारे पास तो लाखों लोग आते हैं। अब जैसे अभी अभी आया कि नेवी वाला जो रूल घटा दिया, 4 सालों की 5 सालों की सर्विस कर दी है, नई नई सर्विस योजना आ गई, गवर्नमेंट ने लागू कर दी है। तो ऑब्वियस सी बात है जिसको जरूरत होगी वो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत लाखों लोग जो है अप्लाई करते हैं। भले ही प्रोटेस्ट हुए, गाड़ियां फूकी, कहीं पर आंदोलन हुए, लेकिन फर्क क्या पड़ा? कुछ नहीं। पब्लिक प्रॉपर्टी नुकसान करी, गवर्नमेंट का कुछ गया नहीं। गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, सिलेंडर महंगे हो गए, गाड़ियों का खर्चा महंगा हो गया, राशन महंगा हो गया। पब्लिक ने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, लेकिन पब्लिक समझिए क्या, अरे मैं तो ये कर दूंगा मैं। अरे तुम कुछ नहीं कर पाओगे भैया। करने के लिए आपके ऊपर ये है, सत्ता आपके अंदर है, लेकिन सत्ता का मतलब ये होता है कि सत्ता को चेंज करिए। आप लोगों की संपत्ति नष्ट ना करें। आपकी संपत्ति अगर कोई नष्ट करके जाएगा, आपके घर के बाहर एक गमला फोड़ के जाएगा, आपके घर का एक बल्ब फोड़ के जाएगा कोई,
तो आपको इतना गुस्सा आता है, आप लोगों की कारें फूंक देते हैं, घरों के बाहर आग जला देते हैं, बहुत कुछ कांड करते हैं। आपको समझ में आता है कि आप लोग क्या करते हैं? कभी जिंदगी में आप ये चीज सोचेंगे? नहीं सोच सकते। हर आदमी इंसान प्रवृत्ति का अलग होता है, उसकी सोच आप कभी नहीं सोच सकते। नीच से नीच सोचने वाला रहेगा और ऊंच से ऊंच सोचने वाला रहेगा, लेकिन कोई भी आदमी ये नहीं सोचेगा कि मेरी वजह से दूसरे का नुकसान क्या होता है। कभी अगर ये इंसान सोच लेगा तो ये प्रोटेस्ट नहीं होंगे, ये हमेशा किसान आंदोलन तो गुजर आंदोलन तो ये आंदोलन कभी नहीं होंगे। ये जिंदगी में ध्यान रखना। लेकिन ये कभी नहीं समझेगा, कोई इंसान नहीं समझेगा। किसको किसको समझाओगे आप? कभी कोई किसी को समझा नहीं सकता, क्योंकि आप समझाओगे अभी और वो भूलेगा तभी। ठीक है, तो यहाँ पर आता है योग्यता आवेदकों की, जो भी योग्य आवेदक है उनकी सूचियों को तैयार कर लेना। तो ये अंतिम हमारा पड़ाव होता है। और इसके बाद में आता है इसका अथवा क्वेश्चन। अथवा क्वेश्चन में क्या पूछा गया? पर्यवेक्षण की परिभाषा देनी है। पर्यवेक्षण क्या होता है? तो भैया पर्यवेक्षण दो शब्दों से बना है, सुपर प्लस विजन। सुपर का मतलब क्या होता है? सुपर का मतलब होता है दृष्टि, सॉरी विजन का मतलब होता है दृष्टि, और सुपर का मतलब क्या? उत्तम। हम बोलते हैं ना सुपरमैन, उत्तम आदमी है ना। तो यह सुपर का मतलब होता है उत्तम, और विजन यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि अपनी दृष्टि से उत्तम नजर रखना। ठीक है, और पर्यवेक्षण से आज से क्या होता है? पर्यवेक्षण की परिभाषा देने, पर्यवेक्षण से आज से है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने अधीन यानी कि उसके नीचे जो भी कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, जो आदमी हैं, उनके कार्य की देखभाल करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उनको समझाता है कि कैसे काम करना है। साथ ही साथ कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्य की देखभाल की क्रिया को पर्यवेक्षण ही कहते हैं। और जो पर्यवेक्षण करता है उसको हम पर्यवेक्षक कहते हैं। तो ये हमने डेफिनेशन दे दी, आपको जो मर्जी है वैसे लिख सकते हैं, हम तो बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे आपको। और किसी उद्योग उपक्रम में पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन का क्या महत्व है? तो हम सुपरविजन के महत्व को कैसे जानेंगे? जब पर्यवेक्षण के महत्व को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक सुपरवाइजर यानी कि पर्यवेक्षक क्या करता है वो अगर हम जान लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम पर्यवेक्षण के महत्व को जान पाएंगे। तो यहाँ पे पर्यवेक्षण क्या करता है? सबसे पहले पर्यवेक्षण जो है प्रतिदिन कर्मचारियों के संपर्क में रहता है और उनके दार्शनिक रूप में काम करता है। पर्यवेक्षक जो है क्या करता है? श्रमिकों के संबंध को विचार करता है, साथ ही साथ श्रमिकों की सारी बातें जो है ऊपर तक यानी कि बड़े बड़े जो आपके लेवल के मैनेजमेंट है उन तक पहुंचाता है, ताकि कोई भी द्वंद्व जो है ना हो, किसी के बीच में टकराव ना हो। पर्यवेक्षण जो है वो क्या करता है? उन श्रमिकों को नियंत्रण करता है, उनके एकता को बनाए रखता है, साथ ही साथ श्रमिकों में तालमेल बनाता है। और पर्यवेक्षक क्या करता है? वो जो भी काम किया गया है या किया जाना है उसके लिए जो है पूरा का पूरा उत्तरदायित्व लेता है। साथ ही साथ पर्यवेक्षक क्या करता है? कार्यस्थल पर कर्मचारियों तथा श्रमिकों को जो है प्रशिक्षण देता है, उनको ट्रेनिंग देता है। पर्यवेक्षक क्या करता है? नेतृत्व करता है, एक लीडर की भूमिका निभाता है और श्रमिकों को जो है उनके अंदर जो है मोटिवेशन हमेशा डालता रहता है। पर्यवेक्षक क्या करता है? वो अपनी सलाह से या अपनी फीडबैक से जो भी है श्रमिकों को जो है देता है कि भैया ये चीज प्रॉब्लम है, ये चीज प्रॉब्लम है, आपके कार्य में ये कमी है, उसको जो है उसको बदलने की कोशिश करता है। तो पर्यवेक्षक के ये सारे गुण जो है बताते हैं कि पर्यवेक्षण का क्या महत्व है। ठीक है, तो इस तरह से हमने बताया कि पर्यवेक्षण का महत्व जो है पर्यवेक्षक के द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट आ गए इसमें। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। किसी कंपनी में स्थायी पूंजी आवश्यकताओं के निर्धारित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। तो किसी कंपनी में स्थायी पूंजी जो होती है उसकी आवश्यकताओं को कौन निर्धारित करता है? तो देखो व्यवसाय की प्रकृति जो है निर्धारित करती है, साथ ही साथ जो है क्रियाओं का पैमाना, जो भी हम स्केल ऑफ ऑपरेशन यूज करते हैं वो निर्धारित करता है। साथ ही साथ तकनीकी चयन, जितने भी टेक्निकल चयन है, चॉइस होती है वो निर्धारित करता है। साथ ही साथ तकनीकी नवीनता, जितने अपग्रेडेशन होते हैं, हम बोलते हैं ना यार मोबाइल हमारा खराब पुराना हो गया, अब तो तेरा मोबाइल नया है, तो इस तरह से हम बात करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लागू होती है। तकनीक, जो भी नया तकनीक आएगा वो भी इसको प्रभावित करता है। साथ ही साथ विकास की संभावनाएं प्रभावित करती हैं। विविधीकरण यानी कि डाइवर्सिटीज, हर चीज अलग अलग होती है, वो भी प्रभावित करता है। और वित्तीय विकल्प यानी कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज, तो वो भी ऑब्वियस सी बातें करेंगे। सहकारिता स्तर यानी लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, जो भी हम कोलैबोरेट करते हैं, किसी के साथ में सहकारिता बनाते हैं, वो प्रभावित करता है। अमूर्त संपत्तियों के लिए प्रावधान जो है ये भी प्रभावित करता है। तो इस तरह से हमने देखा इस क्वेश्चन के माध्यम से कि किसी कंपनी के स्थायी पूंजी की आवश्यकताओं को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो पहला है व्यवसाय की प्रकृति कारक, दूसरा जो है क्रियाओं का पैमाना कारक, तीसरा है तकनीकी चयन का कारक, और पांचवा है आपका छठा जो है चौथा जो है तकनीकी नवीनता का कारण, पांचवा जो है विकास की संभावनाएं वाला कारक, छठा जो है विविधीकरण का कारक, सातवां जो है आपका वित्तीय विकल्प का कारक, और आठवां जो है सहकारिता का स्तर का कारक, और अमूर्त संपत्तियों के लिए प्रावधान का कारक। इसमें से कोई भी आप जो है एक नहीं छोड़ेंगे, और छोड़ते हैं तो एक आधा बाई मुश्किल छोड़ेंगे। मैं कहूंगा एक भी मत छोड़िए, क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर लेना इतना आसान नहीं होता। जब बड़े क्वेश्चन आते हैं तो बड़े क्वेश्चन के हिसाब से बड़ा ही लिखा जाता है, बड़ा सोचा जाता है। बड़ा बनना है तो बड़ा सोचिए, छोटे को देख करके तो हम निकाल लेंगे यार दाल रोटी तो वो भी कमा रहा है, तो दाल रोटी में भी कमा लूंगा। अगर ये सोचे हम, इसीलिए तो हम नीचे से तुलना नहीं, हमारे माँ बाप क्यों तुलना करते हैं? पड़ोसी का बच्चा
100% लाया। ऑब्वियस सी बात है, आपके मन में एक डाउट आता है कि यार वो तो मेरा दोस्त तो फेलेगा, उसके बारे में मेरे बाबा बात नहीं करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप भी सोचो, आप भी किसी का एग्जाम्पल दो, क्या देखो वो भिखारी भीख मांग रहा है, मैं भी कल भीख मांग लूंगा। ऑब्वियस सी बात है, नहीं ऐसा सोचोगे। हमेशा थिंकिंग हमारी पॉजिटिव होती है, यानी कि हम ऊंचा ही सोचेंगे तभी हमारा ऊंचा विकास होगा। हम नीचा सोचेंगे तो नीचा ही विकास होगा। दाल रोटी चल रही है तो जिंदगी भर चलती रहेगी, आप कमाओ या ना कमाओ। अर्थशास्त्र ये कहता है, बिजनेस स्टडीज ये कहता है, आप कुछ भी करो या ना करो, आपका पेट भरता रहेगा जब तक आप मरोगे नहीं, चाहे आप कुछ करोगे नहीं। लेकिन अगर आपको कुछ करना है और कुछ बनना है तो आपको बहुत ऊंचा और बहुत पॉजिटिव सोचना होगा। आप नीचे को देख करके नहीं चल सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, विचारशील ये बातें मैं बताता रहता हूं। चलो कोई बात नहीं, इस वीडियो के माध्यम से जितना आपने जाना बेहतरीन है। और आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना, बाद में पछताना मत कि छूट गया सब कुछ। अथवा पार्ट में है भारतीय प्रतिभूति, यानी सेबी के उद्देश्य क्या है और कार्य क्या है। तो सेबी के उद्देश्य क्या है? निवेशकों की सुरक्षा करना पहला उद्देश्य है। दूसरा जो है उचित व्यवहार करना। तीसरा है अधिकृत सूचनाएं। और चौथा है बाजार उपलब्ध करना। पांचवा है आंतरिक उद्देश्य। ये पांचों उद्देश्यों को हम समझा देंगे इस पॉइंट में, हम टेबुलर फॉर्म में बता देंगे भाई ये उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है निवेशकों की सुरक्षा करना। दूसरा जो है उचित व्यवहार करना। तीसरा जो है अधिकृत सूचनाएं। चौथा जो है बाजार उपलब्ध कराना। और पांचवा जो है आंतरिक उद्देश्य। दो दो लाइनों में उद्देश्य हैं सारे के सारे, आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, बस इनको लिख लेना कि भाई ये उद्देश्य, ये उद्देश्य, ये उद्देश्य, आराम से समझ सकते हो। कोई डिटेल वाली बात ही नहीं है जिसको मैं आपको समझाऊं और समय आपका भी और मेरा भी नष्ट करूं। इसके बाद में सेबी का कार्य भी पूछा गया कि 10 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें आपको 5 नंबर में बताना है कि उद्देश्य क्या है और 5 नंबर में बताना है कार्य क्या है। तो हमने उद्देश्य देख लिए, अब हम बात करते हैं कार्यों की। तो सेबी का कार्य क्या है? तो सेबी के सुरक्षात्मक कार्य अलग हैं, जिसमें हम 5 पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। इन 5 पॉइंटों में से आप अगर 3 पॉइंट 4 पॉइंट भी लिखते हैं तो आपका सुरक्षात्मक कार्य जो है कंप्लीट होता है। उसके बाद जो है आप इसके बाद में विकासात्मक कार्य लिखेंगे, इसमें भी हमने 5 पॉइंट दिए हैं। और इसमें से भी आप 3-4 पॉइंट अगर याद करते हैं, मैं कहूंगा हमेशा पांचों पांच जितना भी इस चैनल पे दिया जाता है, ऑब्वियस सी बात है वो पूरा का पूरा एक प्रॉपर तरीके से दिया जाता है ताकि आप इसको याद करें। तो एक भी चीज छूटे तो आपको पछतावा ना हो कि मैंने 3 याद किया था, 5 दिए गए थे। तो इसलिए कहूंगा कि यहाँ पे 5 जो दिए गए हैं तो 5 को याद करिए। अगर आप एग्जाम में जाके भूल भी जाते हैं या इधर का उधर भी लिखते हैं तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि आपने सारे याद किए हैं। अगर आप केवल 2 ही याद करते हैं, अगर एक भूल गए तो आपके लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी कि आपने याद किया था उसमें से भी आधा भूल गए, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाना है। उसके बाद में विकासात्मक कार्य है और संचालन नियम संबंधी कार्य जो है वो भी आपको बताना है। तो इसमें भी 5 पॉइंट है, इनको भी आपको याद कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हमने लिखे हैं और इनको आप जैसे ही पढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो को आपने देख लिया होगा। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, वीडियो को भागने और पहले सबसे पहले प्लेलिस्ट देखिए। अगर प्लेलिस्ट नहीं देखते हैं तो आप सबसे बड़ी चूक करते हैं। प्लेलिस्ट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद इसको शेयर कर दीजिए, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को, घंटी को दबा देना। भैया घंटी नहीं दबाओगे तो सब कुछ है जो है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आप आइकन प्रेस नहीं करते हैं तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और जो है आप सारी समस्याओं के मतलब कहते हैं जड़ में पड़ जाओगे। तो ये सारी चीजें कर लीजिएगा, आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी मैं तो आपको समझाता रहूंगा और हर बार समझाता रहूंगा। हर बार बच्चे नए आते हैं, हर बार हमको समझाना पड़ता है। तो हाँ, यही हमारा दायित्व है, यही हमारी उपलब्धि है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए और पूरा वीडियो समझने के लिए। सारे सोल्यूशंस अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप चाहते हैं अपनी परीक्षाओं में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के लिए और आने वाली वीडियोस के लिए भी। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी समय समय पर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।